नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी भैयाओं को। जैसा कि हमें पूर्व में पता है कि हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत कृषि पद्धतियों का तृतीय चरण किया था, खाद व उर्वरक देना। आज हम कृषि पद्धतियों का चतुर्थ चरण करेंगे। चतुर्थ चरण जैसा कि हमें पता है, हमने सभी चरण एक बार पहले लिख लिए थे, पढ़ लिए थे, कौन कौन सी कृषि पद्धतियों के चरण है और कुल कितने चरण हैं, इनका हमने एक बार लिख के देख लिया है। तो हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे चतुर्थ चरण है, उसकी बात करेंगे। तो कृषि पद्धतियों का चतुर्थ चरण। तो चतुर्थ चरण कौन सा है? तो चतुर्थ चरण है खाद व उर्वरक देने के बाद में पौधों को पानी देना, यानी कि सिंचाई करना। सिंचाई सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। वैसे ही फसली पौधों की वृद्धि के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जल के बगैर कोई भी पौधा है वृद्धि नहीं कर सकता है। तो सिंचाई क्या है? सिंचाई की परिभाषा क्या है? ये अलग अलग भैयाओं की अलग अलग परिभाषा आती है। पौधों को जल देना, सा समय अंतराल पर पानी देना। तो यही परिभाषा होती है कि निश्चित समय अंतराल के बाद में पौधों को जल देना सिंचाई कहलाता है। परिभाषा निश्चित समय अंतराल बाद में पौधों को जल देना सिंचाई कहलाता है। ये सिंचाई की परिभाषा हम पौधों के अंतर्गत जो जल की मात्रा होती है वो 90% होती है और पौधों के द्वारा जल का अवशोषण जड़ों के द्वारा किया जाता है। पौधों में जल की मात्रा 90% होती है। जल का अवशोषण पौधों में जल का अवशोषण जड़ों द्वारा किया जाता है। ये मुख्य बात ध्यान रखना। पौधे के 3 कायिक भाग होते हैं मुख्यतः। एक तो होता है जड़, दूसरा तना और तीसरा होता है पत्ती। ये मुख्यतः 3 कायिक भाग होते हैं। जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। तना जड़ व पत्तियों के बीच में आवागमन या पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक है और पत्ती मुख्यतः पौधों के अंतर्गत भोजन बनाने के अंतर्गत सहायता करती है। अब जल क्यों आवश्यक है? जल कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है कि पौधों को जल देने की आवश्यकता है? बीज को हम जब बुआई करते हैं तो बीजों की बुआई, बीजों का अंकुरण हमेशा शुष्क परिस्थिति के अंतर्गत नहीं होता है। तो सबसे पहला आता है बीजों के अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल आवश्यक है क्योंकि जल आवश्यक है क्योंकि, तो सबसे पहली बात हो गई बीजों के अंकुरण में। बीजों के अंकुरण में। दूसरा, जो हम खाद व उर्वरक देते हैं सभी पोषक तत्वों का पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण है वो हमेशा घुलित अवस्था के अंतर्गत ही होता है। तो खाद उर्वरक व पोषकों का पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण घुलित अवस्था में ही होता है।
गुलित माध्यम में। तीसरी बात, दो बात हो गई। तीसरी मुख्य बात है कि पानी है या जल है वह पौधों की पाले व गर्मी से रक्षा करता है। पौधों की पाले व गर्म हवा से रक्षा। और लास्ट एक बात ध्यान रखना, यह मिट्टी की नमी को बनाए रखता है। मिट्टी की नमी को बनाए रखने में शायद ये हो गई जल की आवश्यकता क्यों होती है। वो चार बातें जिनके लिए मुख्यतः पौधों को जल की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि शीत ऋतु के अंतर्गत पौधों को कम जल की आवश्यकता होती है और गर्मी के अंतर्गत पौधों को बार बार जल देने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस कारण से है कि गर्मियों में हमें पौधों को या फसली पौधों को अधिक पानी देने की आवश्यकता होती है? तो हमें सबको पता है कि गर्मियों के अंतर्गत पेड़ पौधों की पत्तियां और मिट्टी से वाष्पन की दर अधिक होती है, इसलिए बारंबार जल देने की आवश्यकता अधिक होती है। ये ध्यान रखना। आगे करते हैं, वह जल सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? कौन कौन से स्रोतों या वे कौन कौन से माध्यम हैं जिनके माध्यम से सिंचाई की जाती है? तो सिंचाई के स्रोत, तो पहले के जमाने जैसे कुएं हैं, नलकूप, तालाब, झीलें, नदियां, नहरें, इन सभी के माध्यम से सिंचाई की जाती है। कुएं, नलकूप, झीलें, तालाब, नदियां, नहर, ये है सिंचाई के स्रोत। आगे करते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके और वर्तमान के अंतर्गत जल को कुएं से बाहर निकालने के लिए या इन स्रोतों से बाहर निकालने के लिए किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है। अगर सिंचाई के पारंपरिक तरीके, सिंचाई के पारंपरिक तरीके, पारंपरिक रूप से जल को कुएं और तालाब से बाहर निकालने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग विधियां अपनाई जाती थी। वह इसके अंतर्गत पारंपरिक रूप से जल को बाहर निकालने के लिए मजदूरों व मवेशियों का उपयोग किया जाता था। पहले ये सस्ते भी थे लेकिन साथ में कमी भी होती है। ये सस्ते होने के साथ साथ में कम दक्ष थे, ये इसकी मुख्यतः कमी है। मुख्य रूप से जल को जल स्रोतों से बाहर निकालने के लिए मजदूर व मवेशियों का उपयोग किया जाता है। मवेशियों का उपयोग किया जाता था। पारंपरिक रूप से अंतर्गत मुख्यतः साधन के पारंपरिक तरीके में जल को बाहर निकालने के लिए
के लिए मोट या मोट का दूसरा नाम होता है, वो होता है गिरनी। इसके अंदर एक बुन्नी होती थी जो पत्थर की बनी होती थी। उस बुन्नी के अंतर्गत गोल गोल रस्से की सहायता से अंदर या बाल्टी या किसी बड़े उपकरण से जल को कुएं से बाहर खींचा जाता था। बात है एक मोट या गिरनी यंत्र। दूसरा है चैन पंप। चैन पंप चैन पंप जिन्हें बैलों की सहायता से एक गोल चक्कर के रूप में घुमाया जाता था, जिसे उसमें सभी पात्र हैं वो एक चैन पंप की तरह गोल आकृति में लगे होते थे। वो जैसे जैसे घूमते थे नीचे से जल लिया और ऊपर आते हुए एक बाहर अन्य अन्य जो स्रोत बना होता उसके अंदर जल डाल दिया जाता था और धीरे धीरे इसी तरह से अन्य खेतों के अंतर्गत सिंचाई की जाती थी। चैनसम, रेट, देगली आदि विधियों का उपयोग किया जाता था। आदि विधियों का उपयोग किया जाता था। वर्तमान समय के अंतर्गत जल को बाहर निकालने के लिए अधिकतर भैयाओं ने और हमने भी नहीं देखे ये कि कौन कौन से स्रोत है, मोट का, गिरनी, चैन पंप, हमने भी नहीं देखी। तो वर्तमान के अंदर भैया कहां से देखेंगे? वर्तमान में तो हमने देखा है जल को बाहर निकालने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है और पंप को चलाने के लिए डीजल का, बायोगैस का या सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो वर्तमान में जल को बाहर निकालने के लिए वर्तमान समय में जल को बाहर निकालने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है। और पंप को चलाने के लिए डीजल का, बायोगैस या सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पंप को चलाने के लिए डीजल, बायोगैस व सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यह वर्तमान के अंतर्गत प्रचलित है। हमें अभी वर्तमान समय के अंतर्गत पंप का ही जल को कुओं से बाहर खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। हमने भी यही देखा और सभी भैयाओं ने भी अभी यही देखा है कि जल को कुओं से बाहर कैसे खींचा जाता है। आगे करते हैं, जो पाठ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो इस सिंचाई के अंतर्गत वो है सिंचाई की आधुनिक विधियां। कौन कौन सी ये विधियां हैं जिनके माध्यम से पौधों को जल दिया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियां। परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि सिंचाई की आधुनिक विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई की दो आधुनिक विधियां हैं जिनके माध्यम से पौधों को जल दिया जाता है। पहली विधि है छिड़काव तंत्र और दूसरी विधि है वो है ड्रिप तंत्र।
करते हैं हम छिड़काव तंत्र क्या होता है। छिड़काव तंत्र इस विधि का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर भूमि समतल नहीं होती है। असमतल भूमि के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। पहला तो ये ध्यान रखना, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इस विधि में छिड़काव तंत्र के अंतर्गत ऊर्ध्व पाइपों के अंतिम जो सिरे होते हैं उन सिरों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप एक निश्चित दूरी पर जमे हुए होते हैं। इन सभी पाइपों को अंत में एक मुख्य पाइप से जोड़ा जाता है। जब पंप की सहायता से पानी को मुख्य पाइप के अंदर भेजा जाता है तो पानी इन नोजलों की सहायता से बाहर निकलता है और ये नोजल इस प्रकार से घूमते हैं जिस प्रकार की वर्षा हो रही है। ये होता है इस छिड़काव तंत्र विधि के अंतर्गत। इस विधि में ऊर्ध्व पाइपों की सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इन सभी पाइपों को मुख्य पाइप से जोड़ा जाता है। मुख्य पाइप से जोड़ा जाता है। जब पंप की सहायता से पानी को मुख्य पाइप में भेजा जाता है, पानी को मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो पानी नोजल के माध्यम से बाहर निकलता है। बाहर निकलता है। ये नोजल इस प्रकार से घूमते हैं। जैसे कि वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। ये हो गई छिड़काव तंत्र विधि। अब आप ही बता दीजिए, आपको भी पता होगा कि ये छिड़काव तंत्र सभी कहेंगे फुहारा पद्धति होती है। अब फुहारा पद्धति का उपयोग किस प्रकार की फसलों के लिए किया जाता है? तो वह फसल जिसमें सघन पौधे होते हैं, सघन पौधों के पानी देने के लिए छिड़काव तंत्र या फुहारा पद्धति विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे मूंगफली के पौधे होते हैं या रायड़ों के होता है या सरसों की खेती होती है, उन सभी के अंतर्गत छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि एक बात में ध्यान रखना, जिनमें पौधे अत्यंत पास पास में हो या सघन हो उसके लिए छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरी विधि है वो है ड्रिप विधि, ड्रिप तंत्र या ड्रिप विधि। ड्रिप का अर्थ नाम से ही पता चलता है कि पौधों के अंतर्गत जल जब
बूंद बूंद करके पौधों की सीधे ही जड़ों में गिरता है, तो उस विधि को हम कहेंगे ड्रिप तंत्र। इस विधि में पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद गिरता है। इस विधि को ही ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप तंत्र विधि का जहां पर भूमि समतल हो चाहे असमतल हो, वहां सभी ड्रिप तंत्र विधि का उपयोग किया जाता है। और उन क्षेत्रों के अंतर्गत ड्रिप तंत्र विधि का उपयोग किया जाता है जहां जल की बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो, जहां जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो, जहां जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो। और इस विधि का उपयोग उन फसली पौधों के लिए किया जाता है जिन पौधों के बीच में अधिक दूरी होती है, जैसे फलदार पौधे होते हैं या बगीचों के अंतर्गत जो फूल वाले पौधे होते हैं। और तीसरा, जो वृक्षों को पानी देने के लिए ड्रिप तंत्र विधि का उपयोग किया जाता है। तो फलदार पौधों, बगीचों व वृक्षों को पानी देने के लिए ड्रिप तंत्र विधि का उपयोग किया जाता है। तो यह हो गया कृषि पद्धतियों का चतुर्थ चरण, सिंचाई या पौधों को जल देना। अगला हम करेंगे कृषि पद्धतियों का पंचम चरण, जो कि हम आने वाले